आज हम लोग जो है शब्द करेंगे, देखेंगे। तो यह जो बता रहे हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि छोटा प्रश्न है, 1 से 2 नंबर का प्रश्न है, 2 से 3 नंबर आएगा बस, इससे ज्यादा प्रश्न ये नहीं उठाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बता रहे, शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। देखेंगे उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। क्या यहाँ पे देखेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसका जो है उत्तर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है, उसे ही कहा जाता है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। या लिखेंगे यहाँ पे दूसरा कि ब्राउन के अनुसार, ठीक है, ब्राउन एक जो विद्वान है उनके अनुसार बताएंगे कि ब्राउन के अनुसार कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है, जिसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें 2 दिया गया डेफिनेशन देखेंगे कि पहला अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है, क्या तो वह होता है अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। देखेंगे आगे देखेंगे अब देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखेंगे इसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि वैसे अर्थव्यवस्था जिनमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। एक बार और देखेंगे, यानी कि वह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि वैसे अर्थव्यवस्था जिनमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, तो उसे ही कहा जाता है अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो भारत है, ठीक है। यह हो गया 2 प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, यह जो बता रहे हैं सब जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। देखेंगे तीसरा प्रश्न है कि सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है। तो बताएंगे उत्तर कि वैसे विकास जो वर्तमान के साथ साथ, बताएंगे कि वैसे विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रख करके किया जाता है, उसे ही कहा जाता है सतत विकास कहा जाता है, ठीक है। याद कर लेंगे, इससे छोट जो है डिफिनेशन नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखते जाएंगे और फिर लिखते जाएंगे, ठीक है, और नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको जो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं वह क्वेश्चन बता रहे हैं VIP क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन है, 2026 में क्वेश्चन यह आएगा, ठीक है। तो जो है लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, ठीक है। और देखेंगे ध्यान से, ठीक है, एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे उसके बाद देखेंगे 3 बता दिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। तो आर्थिक नियोजन क्या है, तो बताएंगे कि राज्य के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। देखेंगे या देखेंगे कई बार प्रश्न जो पूछा है, ठीक है। देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या है, तो वही बताएंगे कि राज्य के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों यानी कि संसाधनों विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। हो गया कितना प्रश्न, 4 प्रश्न बता दिए, SST बता रहे हैं, सामाजिक के क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है, देखते रहेंगे, ठीक है। कितना 4 बता दिए। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखेंगे कह रहा है 5वां प्रश्न कि मानव विकास सूचकांक के घटक बताना है। मानव विकास के सूचकांक के घटक क्या होता है, तो बताएंगे कि मानव विकास के सूचकांक के घटक निम्न है। पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा
जीवन यानी कि जीवन स्तर होता है। ठीक है, एक होता है जीवन स्तर यानी जीवन स्तर, उसके बाद से शिक्षा प्राप्ति, उसके बाद से जो है जीवन स्तर होता है। ठीक है, ये है मानव विकास का सूचकांक के घटक होते हैं। ठीक है, याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे देखेंगे। प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखेंगे उत्तर, इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे ही कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे कि इससे जो है छोटा प्रश्न, इससे छोटा जो है इसका उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे, एक बार पुनः देख लेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे ही कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, 6 प्रश्न बता दिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसका उत्तर। तो बताएंगे कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है समावेशी विकास कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे पूरा प्रश्न कर रहा है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। बताएंगे विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्ग के जो जीवन स्तर है वह ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत न रहे, यानी कि सभी लोग जो है वो लाभ ले सके, तो ऐसे विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है समावेशी विकास कहा जाता है। ठीक है, ये है। ठीक, अब देखेंगे आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। अब इसके पहले हम बताएं कि सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। अब जो है प्रश्न है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और तकनीकी के प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास आवश्यक होता है। ठीक है, बताएंगे कि अभी इसके पहले हम बताया कि सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब प्रश्न वही आया है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। सतत विकास क्यों आवश्यक है, तो बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने के कारण, ठीक है, जितने संसाधन जो बढ़ रहा है, ठीक है, अत्यधिक संसाधन उपयोग करने, अत्यधिक संसाधनों का उपयोग और तकनीकों के उपयोग के कारण पर्यावरण हमारा दिन प्रतिदिन जो है प्रदूषित होते जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास आवश्यक होता है। ठीक है, ये रहा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, अब है अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। प्रश्न है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। देखेंगे क्या महत्व है, तो बताएंगे कि वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास, बताएंगे कि वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार है, विकास के आधार है, उन्हें देश का, बताएंगे कि उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है।
जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया। देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसे देश का आर्थिक आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होता है वह देश उतना ही अधिक विकसित होता चला जाता है। ठीक है, कह रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, तो बताएंगे वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास का आधार होता है, यानी कि वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास का आधार होता है, उसे देश का विकास होता है, उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। और जिससे विकास होता है देश का, ठीक है, उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे देखा जाए तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इससे जो होता है वो बच्चे निकलते हैं, निकलने के बाद बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। ठीक है, और निकलने के बाद से जो है वो क्या करते हैं, तो देश का विकास करने का कार्य करते हैं। हॉस्पिटल हो गया, देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसे देश का आर्थिक आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होगा या जितना ही अधिक विकसित होगा उतना ही अधिक वह देश आगे बढ़ेगा, उतने ही अधिक जो है वह देश का विकास होता है। ठीक है, यह है आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो 10वां प्रश्न है, देखेंगे बोर्ड पे यानी कि आपके सामने देखेंगे पहला करें 10वां प्रश्न, पर आर्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रिया क्या होती है, तो बताएंगे कि वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या होती है, बताएंगे कि वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि धन आता है, धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो वैसे क्रिया कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये आर्थिक यानी कि 10वां प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे कह रहा है कि पूंजीवादी और समाजवादी, कह रहा है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, क्या अंतर होता है, तो देखेंगे पहला कह रहा है कि यहाँ पे पूंजीवादी बताएंगे कि वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है, और जो समाजवादी, ठीक है, बताएंगे कि पूंजीवादी वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे अब देखेंगे जैसे आप लिखा गया अर्थव्यवस्था, अभी देखेंगे एक बार और पूरा देख लेंगे। तो वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखेंगे समाजवादी, बताएंगे कि वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हो जाएगा वहां पे लिखा गया है, जैसे चीन हो गया, क्यूबा हो गया। ठीक है, चीन और क्यूबा, इस पे जो होता है वह सरकार का नियंत्रण होता है। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन हो गया और क्यूबा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आगे कितना बता दिए, 11 क्वेश्चन बता दिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या अभिप्राय है। ठीक है, यह बताएंगे कि यानी कि कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक से क्या अभिप्राय है, अथवा उसी प्रश्न को दूसरी तरफ पूछेगा कि मानव विकास रिपोर्टर क्या है। ठीक है, एक ही प्रश्न के 2 बार यानी इस तरह ही पूछता। बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के
मानव विकास के 3 सूचक है, जीवन, आशा, शिक्षा, यानी कि शिक्षा प्राप्ति। यह अभी हम बताएं, ठीक है। यह है मानव विकास सूचकांक से क्या अभिप्राय है, या प्रश्न उसी प्रश्न को, यानी कि आपका कहना है कि मानव विकास रिपोर्टर क्या है, तो बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूबुल हक के निर्देश में तैयार किया गया था यह, ठीक है। मानव विकास के 3 सूचक है, कौन, तो जीवन, आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक 0 से यानी कि 1 के बीच होती है। यह जो मानव विकास कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक जो होता है वह 0 से 1 तक 1 के बीच होती है। इसमें 191, ठीक है, 191 देश मानव विकास गणना की गई है उसके अंतर्गत, ठीक है। इसमें कितने, तो बताएंगे कि इसमें जो है 191 देश की मानव विकास की गणना की गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले, आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले, तो बताएंगे कि वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास का आधार होता है, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास का आधार होता है। अभी हम बताएंगे वे सभी तत्व, जैसे हम बताएं कि जैसे में हो जाएगा स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल, ठीक है, उसके बाद से कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। तो बताएंगे कि वे सभी तत्व, यानी कि वे सभी तत्व जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है, ठीक है। यही सब हो गए, ठीक है, ये सब होता है वह जो है उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है, ठीक है, ये सब, ठीक। जैसे में यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए इसीलिए लिख दिए, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे सड़क हो गया, ठीक है, जो देश के विकास का आधार माना जाता है, ठीक है, सड़क हो गया, विकास यानी सड़क रहेगा तभी देश का विकास होगा, ठीक है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, बिजली हो गया, परिवहन हो गया, ये सब तत्व जो होते हैं वह आर्थिक विकास यानी कि देश के आर्थिक विकास का आधार माना जाता है, यही सब होते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो होता है वह देश का विकास होता है, देश आगे की तरफ बढ़ता है, देश जो है विकास करता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे कितना बता दिए, 13 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पादित होने वाले 4 प्रमुख कृषि उत्पादों के नाम बता देना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पादित होने वाले 4 प्रमुख कृषि उत्पादकों के नाम बताना है, ठीक है। देखेंगे यानी कि 2025 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये देख लेंगे बिहार बोर्ड, ठीक है, उठाकर पेपर देखेंगे 2025 के, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर 2026 में उठाएगा, देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पादित होने वाले 4 प्रमुख कृषि उत्पादन जो निम्नलिखित है, गेहूं, दाल, जौ, सफेद चना, ठीक है। बताएंगे कि गेहूं, दाल, जौ, सफेद चना हो गया, ठीक है। ये चारों जो है वह यानी कि गेहूं हो गया, दाल हो गया, जौ हो गया और सफेद चना हो गया, ठीक है। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब उत्पादित होते हैं, यही फसल जो है वहां उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 संसाधन बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन बताना है, हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन बताना है कि वह किस के माध्यम से जो है सिंचाई की जाती है। तो देखेंगे हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 प्रमुख संसाधन होते हैं, नहर होते हैं और जलाशय होते हैं, नहर और जलाशय होते हैं, ठीक है। यानी कह रहा है कि हड़प्पा कालीन की सिंचाई के 2 यानी कि सिंचाई की जाती है, फसलें वगैरह जो भी होती है उस फसलों की सिंचाई जो होता है उसका 2 साधन बता देना है, ठीक है। किसके किसके माध्यम से जो है सिंचाई
की जाती है। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो प्रमुख संसाधन होते हैं, कौन कौन? तो बताएंगे कि नहर होता है और जलाशय होता है। ठीक है, नहर जलाशय था। ठीक है, यह होता है। ठीक है, कह रहा है कि यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि धोलावीरी यानी कि कह रहा है इससे नहर और जलाशय का अवशेष मिले हैं। ठीक है, बस इतना ही बता देंगे, इतने बता देंगे चलेगा। ठीक है, ये नहीं बताएंगे इधर। ठीक है, इतना नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, बस इतना बता देंगे। हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो प्रमुख संसाधन नहरें और जो जलाशय होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की दो विशेषता बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जल के निकासी बताना है। करा जल की निकासी प्रणाली की दो विशेषता बता दे रहा है। तो देखेंगे, करा कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषता निम्न है। ठीक है, पहला बताएंगे। पहला, हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली होता था। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हर घर में नाली होता था। ठीक है, दूसरा यानी कि कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषता बताना है। तो बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो वह निकासी जल निकासी प्रणाली जो है वह विशेषता निम्न है। पहला बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली होता था। दूसरा बताएंगे हर घर का नाली मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नाली से जोड़ा जा सकता है। कह रहा है कि हर घर का नाली मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नाली से जोड़ा जा सकता है। यह है सिंधु घाटी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषता। ठीक है, आगे देखेंगे। अब प्रश्न है कि विशाल वनागार पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कह रहा है कि वही अंगार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कह रहा है कि अंगार का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कह रहा है कि अंगार एक बड़े आकार का गोदाम था। एक बड़े यानी कि आकार का गोदाम था जिसमें अनाज को रखा जाता था। अंगार में अन्न जमा करके रखा जाता था। अंगार में हवा जाने की व्यवस्था थी। ठीक है, यह ठीक है, विशाल अंगार पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, बस इतना। ये जो क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन जो है वह 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहे हैं। लघु उत्तरी को क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरी नहीं बता रहे। दीर्घ उत्तरी इसके बाद से हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर का वर्णन करें। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर का वर्णन करें। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में स्नान घर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नान घर का आकार कितना था? तो वह बताएंगे कि 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर वह यानी कि गहरा था। ठीक है, वह कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर का वर्णन करें। तो बताएंगे हड़प्पा सभ्यता में स्नान घर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नान घर का आकार जो था वह जो है बताएंगे कि 12 से भी जो है वह 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था और 2.5 मीटर जो है गहरा था। ठीक है, स्नान घर के चारों ओर कमरे और बरामदे थे। और कह रहा है कि उस स्नान जो घर था उसके चारों तरफ जो है वह कमरे थे, बरामदे थे। और स्नान घर को भरने के लिए कुआं भी था। और स्नान घर भरने के लिए कुआं भी था। स्नान घर का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। यह मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर का वर्णन करना है। तो बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में स्नान घर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता था। और बताएंगे स्नान घर की लंबाई जो था वह कितना था? तो 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर जो है चौड़ा था और 2.5 मीटर जो है गहरा था। ठीक है, यह बताएंगे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ है?
इतिहास में इसका क्या महत्व है? लोथल कहाँ है? इतिहास में इसका क्या महत्व बताएंगे कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में, बताएंगे कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगबा नदी के किनारे स्थित है। लोथल बताएंगे बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध है। लोथल से मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। कह रहा है कि लोथल कहाँ है? इतिहास में क्या क्या बताएंगे? लोथल जो कहा इसे बताएंगे कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में, बताएंगे कि यानी कि भोगबा नदी के किनारे स्थित है। बताएंगे कि इतिहास में क्या क्या बात बताएंगे? लोथल बंदरगाह नगर के रूप में यह प्रसिद्ध होता है इतिहास में। ठीक है, लोथल से यानी कि मनके बनाने के कारखाने भी मिला है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो बताएंगे कि धरातल से खुदाई करके, धरातल से खुदाई करके पुरातत्व सामग्री प्राप्त करना ही कहलाता है उत्खनन, यानी कि उत्खनन यानी कि कह रहा है कि उत्खनन कहलाता है। कह रहा है कि धरातल से खुदाई करके पुरातत्व सामग्री प्राप्त करना ही कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा के 4 प्रमुख केंद्रों नगरों के नाम बताइए। हड़प्पा के 4 प्रमुख केंद्रों नगरों का नाम बताना है। बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के, यह कितने बार पूछा है? 2022 में, 23 में, 24 में पूछा है, 2025 में नहीं पूछा है, 26 में पूछेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों का नाम। तो बताएंगे कि प्रमुख केंद्रों का नाम जो निम्न है। पहला बताएंगे हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। ठीक है, ये है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के नाम होता है। ठीक है, ये है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख समकालीन सभ्यताओं के नाम बताना है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख समकालीन सभ्यताओं के नाम बताना है। तो बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता के नाम जो निम्न है। 2 पूछ रहा है, 2 यहाँ पे लिखा गया है, देख लेंगे। ठीक है, 2 नाम बताना है कि तो यह पहला लिखा गया है कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा उसका दूसरा है कि मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ये अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेखन करिए। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषता बताना है। ठीक है, तो बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न है। पहला, हड़प्पा सभ्यता बताएंगे कि सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। बताएंगे हड़प्पा सभ्यता सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। दूसरा बताएंगे हड़प्पा सभ्यता को जल निकासी प्रणाली सुनियोजित थी। ठीक है, यह है हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषता बताना है। 2 विशेषता यहाँ सामने देख लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, बार-बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो बताएंगे कि वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व बताएंगे कि पुरातत्व किसे कहते हैं? तो बताएंगे कि वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ, इस पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई करके अतीत के यानी कि अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही कहा जाता है पुरातत्व।
ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। प्रश्न है कि कार्बन 14 विधि क्या है। कार्बन 14 विधि क्या है बताएंगे कि तिथि निर्धारित की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। कार्बन 14 विधि क्या है तो तिथि बताएंगे कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अवस्था विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा कम होने लगती है। जिस पदार्थ में कार्बन को मात्रा जितनी कम होती है उतना ही प्राचीन माना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल माना जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर है कि इतिहास लेखन में अभिलेखनों का क्या महत्व है। तो बताएंगे कि पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेखन कहते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेखन का क्या महत्व बताएंगे कि पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेख से शासक और उनके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी मिलती है। अभिलेखों के आधार पर जो है वो इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इतिहास से लेख का अभिलेख क्या है तो पत्थर या धातु पर लिखे गए लेखों का अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती है, मिलती है। अभिलेख से शासक और उनके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी मिलती है। अभिलेखों के आधार पर जो आज इतिहास लिखा जाता है। आगे देखो, अभिलेख किसे कहते हैं। पत्थर धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख। ठीक है, लेख किसे कहते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं, पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अब देखेंगे अभिलेखों के दो महत्व बताइए। अब अभिलेखों के दो महत्व बताइए। तो बताएंगे अभिलेखों के जो महत्व जो है वो निम्न है। पहला बताएंगे अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बताएंगे पहला इसके जो है महत्व कि अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा बताएंगे अभिलेख से शासक और उनके द्वारा किए गए कार्य की हमें जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, आ जाए बहुत सही करेंगे। आगे देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ से शुरू हो रहा है अर्थव्यवस्था की ध्यान देखेंगे। यहाँ पे शुरू हो रहा है अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न अब चालू हो रहा है। इसके पहले हम बताए लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, तो देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यह जो है 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखेंगे 2 से 3 नंबर वाले और देखेंगे 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 4 नंबर या 5 नंबर पूछेगा। ठीक है, देखेंगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। बताएंगे कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकारों के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था को विभिन्न उत्पादनों क्षेत्र में बांटा गया है। इसे ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। बताएंगे अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं यानी कि वह क्रियाएं संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था को विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में बांटा गया है। इसे अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। देखेंगे इसे कितने वर्गों में बांटा गया है तो 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है वह
क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, यह कौन कौन होता है तो अब बताएंगे कि 3 होता है। ठीक है, कौन कौन तो बताएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अब एक एक बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है, तब देखेंगे यानी कि द्वितीय, तब देखेंगे तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र बताएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इस यानी कि इसके अंतर्गत कृषि हो गया, पशु हो गया, यानी कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। किसके अंतर्गत तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र को बताएंगे कि कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है वह कृषि आता है, पशुपालन, मछली पालन और जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे यानी कि व्यवसाय आते हैं। अब देखेंगे द्वितीय क्षेत्र, बताएंगे कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, ठीक है, जनोपयोगी यानी कि सेवाएं जैसे यानी कि गैस हो गया और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। इसके अंतर्गत तो आते हैं द्वितीय अंतर्गत। पहले का अंतर्गत यानी प्राथमिक अंतर्गत क्या आता है तो कृषि आता है, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, जंगलों से वो वस्तु प्राप्त करना। आज द्वितीय का अंतर्गत क्या आता है बताएंगे कि इसके अंतर्गत गैस और बिजली आदि के उत्पादन की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा तृतीय क्षेत्र। किससे बात है बताएंगे कि तृतीय क्षेत्र, बताएंगे कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक हो गया, बीमा, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ठीक है, एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। तीनों को बता दिए। पहला के अंतर्गत हम बताए हैं कि वह कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, ठीक है, मछली पालन हो जाएगा और जंगलों से वस्तु प्राप्त करना। दूसरे के अंतर्गत हम बताए हैं कि गैस और बिजली। तीसरे का अंतर्गत बता दें बैंक, बीमा, परिवहन और संचार इत्यादि व्यवसाय आते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता का वो उल्लेखन करें। कह रहा है कि अगला प्रश्न कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेखन करें। देखेंगे तो बताएंगे वैश्य अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है तो उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं कि मिश्रित पूंजीपति मतलब कि धनी लोग हैं, सरकार दोनों को वह नियंत्रण होता है। किस पे तो वह बताएंगे कि वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर जो है सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है उससे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत हो गया, कनाडा, इंग्लैंड इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है देखेंगे, बताएंगे इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। ठीक है, दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद तथा पूंजीवाद के बीच का रास्ता होता है। तीसरा बताएंगे कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, यह है इसके विशेषता। ठीक है, आगे देखेंगे फास्ट देखेंगे। ठीक है, फास्ट देखेंगे अब आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक विकास वृद्धि में अंतर बताना है। ठीक है, अरे बहुत अब इसके आगे अब कितना बताए हैं क्वेश्चन हम बताए हैं, देख लेंगे। आर्थिक व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था में इसके पहले में था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि हम बता दिए लॉन्ग क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन हम बताए हैं, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में हम बताए हैं। देख लेंगे, एक बताए हैं अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में, दूसरा बताए हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बताए हैं। ठीक है, यह दो बताए हैं।
तीसरा प्रश्न है आर्थिक विकास क्या, आर्थिक विकास तथा आर्थिक विकास में अंतर कर है कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप कल बताएंगे। ठीक है, ऐसे कि समय कम है और जो है लाइट भी अब भगने वाला है। ठीक है, इसका आगे जो है कल व्याख्या किया जाएगा।